शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। एक वीडियो के माध्यम से हमने जाना था डॉक्टर धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में। अब हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी साहित्यिक रचनाओं की चर्चा की है। कौन से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये केवल कवि नहीं थे, केवल निबंधकार नहीं थे, केवल कहानीकार नहीं थे, केवल नाटककार नहीं थे। इन्होंने हर विधा के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धर्मवीर भारती जी की काव्य संग्रह के बारे में, यानी कि इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रमुख काव्य संग्रह इनका कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया है, सात गीत वर्ष है, ठंडा लोहा है, ठंडा लोहा है। ये इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह है वो है इनके प्रमुख काव्य संग्रह। मेरी वाणी गौरिक वसना, मेरी वाणी गौरिक वसना, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। क्या क्या है? कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, मेरी वाणी गौरिक वसना। ये क्या है? देशांतर भी, देहांतर भी क्या है? इनका काव्य संग्रह है। लेकिन काव्य संग्रह के अंदर जो इनकी प्रमुख कविताएं हैं, मैंने आपको बताया है कि दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ये कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के, जो 1951 में प्रकाशित, 1951 में। क्या है ये? तार सप्तक। बच्चे आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी, जो तार सप्तक है, इन तार सप्तक का जो प्रारंभ था वो किया गया था अगेय जी के द्वारा। तार सप्तक शब्द आप कई दिन से सुन रहे हैं, शायद आपकी समझ में ना आया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो अगेय जी थे ना, उन्होंने 7 कवियों को इकट्ठा किया और उन सबको कहा कि आप एक जैसे विषय को उठाएं और उसके ऊपर अपनी लेखनी चलाएं, यानी कि उसी विषय को लेकर सभी लोग लिखें। और उसको, तार सप्तक एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र में मैं उन्हीं सभी कवियों को जो वो विषय उठाकर लिखेंगे उन सबकी रचनाएं मैं प्रकाशित करूंगा अपने तार सप्तक के अंदर। और इस प्रकार से उन्होंने लगातार 4 तार सप्तक निकाले। एक तार सप्तक निकाला, सबसे पहला जो तार सप्तक था वो 1943 में निकाला था, दूसरा फिर 51 में निकाला था, जिसके फिर अगले 7 कवि लिए गए। और उस तार सप्तक के 7 कवि थे। तार सप्तक का मतलब 7 से है। 7 कवि लिए गए प्रथम में, 7 कवि लिए गए दूसरे में, 7 कवि लिए गए तीसरे में और 7 कवि लिए गए चौथे तार सप्तक के अंदर। तो इस प्रकार से जो प्रथम तार सप्तक के अंदर थे वो अगेय जी के द्वारा संपादित, चारों के चार ही अगेय जी के द्वारा है, लेकिन उसमें अलग अलग 7 कवियों को लिया गया था। जो डॉक्टर धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक के कवि थे। आपने पहले +2 क्लास में पढ़ा होगा शमशेर बहादुर सिंह, तो शमशेर बहादुर सिंह भी इसी तार सप्तक के कवि थे। तो इस प्रकार से 7 कवि इसमें लिए गए थे। तो ये कौन से तार सप्तक के, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो आपको ये बात रटने की आवश्यकता नहीं, आप समझिए इस बात को। ये कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि काव्य संग्रह इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। कनुप्रिया है, 7 गीत वर्ष है, ठंडा लोहा है, मेरी वाणी गौरिक वसना है और देहांतर है। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। यदि गीति नाट्य की बात करें, वो हमने पहले भी इसकी चर्चा कर ली है। गीति नाट्य इनका एक ही है, उसका नाम है अंधा युग। अंधा युग में इन्होंने दुखी, संताप, पीड़ित, भयभीत, कुंठित व्यक्ति, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो पूरे के पूरे विश्व के ऊपर एक यूं कह लो कोहरा सा छाया हुआ था उदासी का, उसी का चित्रण इन्होंने एक नवीन ढंग से इस युग का चित्रण अपने गीति नाट्य के अंदर किया है, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। इसके अलावा इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान है, बंद गली का आखिरी मकान,
बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। बंद गली का आखिरी मकान है, चांद और टूटे हुए लोग हैं। स्वर्ग और पृथ्वी है, स्वर्ग और पृथ्वी है। सांस की कलम से क्या क्या है कि कहानी से है। बंद गली का आखिरी मकान है, चांद और टूटे हुए लोग हैं, स्वर्ग और पृथ्वी है, और सांस की कलम से, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। बात करें इनके उपन्यासों की, तो धर्मवीर भारती जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनका प्रमुख उपन्यास है। और गुनाहों का देवता है, गुनाहों का देवता फिल्म भी बन चुकी है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनके। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता है, और 11 सपनों का देश है, 11 सपनों का देश, ये भी इनका प्रमुख उपन्यास है। और है प्रारंभ और समापन, ये क्या है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, ये क्या है इनके प्रमुख उपन्यास है। जिनमें जो प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, वो है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के देवता। इसके अलावा है इनके कहानी संग्रह, सॉरी कहानी नहीं, निबंध संग्रह, क्योंकि कहानी संग्रह तो हम कर चुके हैं। कौन कौन से इनके कहानी संग्रह? बंद गली का आखिरी मकान है, चांद और टूटे हुए लोग हैं, स्वर्ग और पृथ्वी है, और सांस की कलम से है, ये इनके प्रमुख क्या है? कहानी संग्रह है। और जो हमने कार्य संग्रह की है वो है कर्म क्रिया है, सात गीत वर्ष है, ठंडा लोहा है, मेरी वाणी गोरिक वचना है, और क्या है? देशांतर है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं निबंध संग्रह की। निबंध संग्रह इनके, निबंध संग्रह इनके पशंती है, पशंती, कहनी अनकहनी है, कहनी अनकहनी, पशंती कहनी अनकहनी है, मानव मूल्य और साहित्य है, मानव मूल्य और साहित्य। ठेले पर हिमालय है, ठेले पर हिमालय, ये क्या है इनके प्रमुख निबंध है। कौन कौन से हैं? पशंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, और ठेले पर हिमालय, ये क्या है? इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। इसके अलावा इनके एकांकी भी है, जिसका नाम है नदी प्यासी थी। एकांकी क्या है इनकी? नदी प्यासी थी। इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, यानी कि वो लिखे हैं, रिपोर्टाज भी आप कह सकते हैं, यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, क्या है इनका रिपोर्टाज? रिपोर्टाज है इनके। रिपोर्टाज क्या होता है बच्चे? देखो ये तो हम कर चुके हैं निबंध संग्रह, तो अब हम चर्चा करेंगे इनके अन्य साहित्यिक विशेषताओं, अन्य साहित्यिक रचनाओं के बारे में, विधाओं के बारे में। रिपोर्टाज है, एक तो है ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, ये इनका प्रमुख यात्रा वृत्तांत हम कह सकते हैं, रिपोर्टाज हम कह सकते हैं। या रिपोर्टाज किस विधा को कहते हैं जिसमें किसी यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया जाता है, जो एक रिपोर्ट की भांति प्रस्तुत किया जाता है, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। कि ये जो रचना है इनकी, जो बांग्लादेश का मैं युद्ध की बात कर रही थी ना, तो बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था,
उसकी एक रिपोर्ट के फंदे लिखा गया था वो कि इतने सैनिक मारे गए थे, इन देशों ने भाग लिया था, वहां उनके ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से एक सच्ची रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हम इसको यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। कई किताबों में इसको यात्रा वृत्तांत के साथ दिया जाता है और कई किताबों में रिपोर्टाज के साथ दे दिया जाता है। कारण समझ में आ गया होगा क्यों यात्रा वृत्तांत क्यों कहेंगे, क्योंकि यात्रा वृत्तांत जो लिखे जाते हैं वो होते हैं यात्रा के ऊपर आधारित। जैसे कवि जो लोग होते हैं ना, वो लेखक या कवि जो लोग होते हैं वो घूमने के लिए कहीं भी जाते हैं तो हमारी तरह उनके बंद करके बैठते, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो उसी को अपनी रचना में लिखते हुए जाते हैं कि मैं वहां पर गया, मैंने हिमालय की यात्रा की, मैंने देखा वहां पर ऐसे ऐसे पहाड़ थे, पर्वत थे, घाटियां थी, ऐसे ऐसे लोग थे, इस तरह का उनका जीवन यापन कर रहे थे, इस तरह की मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, ये समस्याएं उनके जीवन में आती है, ये वस्तुएं वहां के लोग जो खाते हैं, तो उन चीजों को वर्णन किया जाता है, तो वो यात्रा वृत्तांत भी हो गया। और रिपोर्टाज होती है एक सच्ची घटना। सच्ची घटना कैसे, जैसे इन्होंने बांग्लादेश का विभाजन जो देखा था उसी को एक विधा के रूप में, उसी को एक रचना के रूप में प्रकाशित किया, जिसका नाम लिखा है ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी। किसके ऊपर आधारित है ये? बांग्लादेश जब बना था, बांग्लादेश के उस युद्ध को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसी विषय के ऊपर इन्होंने लिखा है। इसके अलावा है इनका जो रिपोर्ट आज और बात करें तो मुक्त अक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, क्या है? मुक्त अक्षेत्र युद्ध अक्षेत्र। इसके अलावा है यात्रा चक्र, ये क्या है? इनके प्रमुख रिपोर्टाज है। बात की जाए यदि इनकी एकांकी की, तो एकांकी है इनकी नदी प्यासी थी। क्या है? नदी प्यासी थी। इस प्रकार से हमने धर्मवीर भारती जी के बहुत सारे संस्मरण भी लिखना है इन्होंने। संस्मरण क्या है इनका? शब्दिका। क्या है इनका संस्मरण? शब्दिका। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य काल के अंदर क्या क्या रचनाएं लिखी हैं? काव्य संग्रह लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, इन्होंने नाटक भी लिखा है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं, इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, इन्होंने एकांकी भी लिखी है, इन्होंने संस्मरण भी लिखी है। लगभग हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें पुरस्कृत किया गया है, बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, राजस्थान सरकार की बात हो, या फिर आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, बिहार सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हम इनको कह सकते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर ही लगभग हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के ऊपर लेखन कार्य किया है। एक बार हल्की हल्की रिवीजन करते हैं हम इनकी सभी रचनाओं के बारे में। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करती हूँ, बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ अपनी बातों को, ताकि साथ के साथ बोलते बोलते, मेरे बोलते बोलते आपके साथ के साथ याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काव्य संग्रह के ऊपर। काव्य संग्रह में क्या क्या था इनका? कनुप्रिया था, सात गीत वरस था, ठंडा लोहा था, ये थी ना कि मेरी वाणी तेरी वचना था, देहांतर था, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे। बात की जाए यदि इनकी कहानियों की, कहानी संग्रह की, तो वो क्या थे? चांद और टूटे हुए लोग थे, बंद गली का आखिरी मकान था, सांस की कलम से था, स्वर्ग और पृथ्वी था। तो इस प्रकार से ये चार इनके क्या थे? काव्य संग्रह थे। अलग अगर हम इसके नाटक की बात करें तो नाटक क्या कहते हैं? अंधा युग था इनका नाटक, और अंधा युग में मैंने आपको विषय भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है, 1955 में प्रकाशित हुआ है, बहुत ही प्रमुख रचना है, इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए। मैंने हर बार आपको बताया 1955 में प्रकाशित हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा है, 11 सपनों का देश है, और प्रारंभ और समापन है। जो प्रसिद्ध है वो पहले दो हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा इनके निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह क्या क्या है? कहनी, अनकहनी, पश्चंती है, कहनी, अनकहनी है, ये इनके प्रमुख मानव मूल्य और साहित्य है। ठेले पर हिमालय है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। इसके अलावा रिपोर्टाज की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी है, तो मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है,
और जो यात्रा चक्र है ये इनका यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा अगर एकांकी की बात करें तो नदी प्यासी थी इनकी प्रमुख एकांकी है और संस्मरण है इनका शक्तिता। आशा करती हूँ कि आपको ये जो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं मैंने याद करवाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, तो आपको ये जरूर समझ में आ गई होगी, याद भी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई भी समस्या है तो वो फोन करके मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।